जय हिंद दोस्तों, यदि आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं या उनके अधिकारी हैं, यदि आप डिफेंस से कंसर्न रखते हो या केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जो आपके केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के जितने मुद्दे हैं और जितने मुद्दों पर आज बातचीत चल रही है, 8वें वेतन आयोग से पहले कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा है या कोई ओपीएस को लेकर बातचीत चल रही है, 18 महीने डी एरियर को बात लेके चल रही है, आपकी एडिशनल पेंशन को लेके बात चल रही है। तो दोस्तों, इन सबके सवालों के जवाब आपके सामने आएंगे कि आखिर फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है, आपको जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये चीजें आपके अमल करने के लिए भी हैं। आज सबसे पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन करा देता हूं। जो मेरे बाएं साइड में बैठे हैं डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल हैं। मैं स्वागत करता हूं अपने सैनिक जीवन चैनल में। दोस्तों, ये नेशनल प्रेसिडेंट है नेशनल मिशन ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के और चेयरमैन है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन दिल्ली के। दोस्तों, तो आप समझ सकते हो ये आज ग्वालियर में आए, मैं ग्वालियर में इनका स्वागत कर रहा हूं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार देश के अंदर हर जगह मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, समझ रहे हैं। और सबसे पहला सवाल होगा कि आखिर ओपीएस, जैसे हम सभी बहुत लोग जानते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को, जिसमें आपको 50% पेंशन मिलती है सेवानिवृत्ति के समय पर, ग्रेचुटी मिलती है आपकी जितनी सर्विस है +5 लगा के, आपको 50% तक कम्यूटेशन मिलता है, एजीआई मिलता है, फंड मिलता है और आने के बाद पेंशन के साथ डीआर मिलता है। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्यवश, मैं कहूंगा दुर्भाग्यवश, कुछ हम 2004 के बाद हमारे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, उनको इससे वंचित कर दिया गया। और कुछ किस तरीके से किया गया कि आपको एक एनपीएस दिया गया। अब एनपीएस के बाद सिस्टम बात आ रही यूपीएस की, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। अभी आपने क्या सिलेक्शन करना है, क्या समझना है, किसका क्या भविष्य है, आपको क्या फायदा है। यानी आप समझ सकते हो, आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, आप कितने एक एवरेज एजुकेशन होती है, 20 साल बाद हम रिटायरमेंट जाएंगे, हमारे पास क्या होगा। इन सारे सवालों के जवाब लगातार जेसीएम की मीटिंग हो रही है 8वें वेतन आयोग को लेकर के, तमाम तरीके की भ्रांतियां हो रही, सारे सवाल करूंगा। तो प्लीज आप हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले डॉक्टर मनजीत सिंह, आपका स्वागत है मेरे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा लगा सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप ग्वालियर आए और सबसे मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं ग्वालियर के इस नगरी में। और आप लगातार केंद्रीय कर्मचारियों के वेलफेयर संबंधी मेजर्स को लेकर के आप लाइव होते हैं फेसबुक पे, आप एक्स पर चीजें डालते हैं और आप लगातार जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं। आखिर ये संघर्ष आपके लिए आज क्यों आवश्यक बन गया है, प्लीज सर। एक तो जय साहब की यह है कि जब हम खुद नौकरी में आए, जब पीड़ा हमारी शुरू हो गई, किसी और की पीड़ा रहती तो शायद समझ में ही ना आता, लेकिन जब हमारी समस्या शुरू हुई तो हमने उसको जाना कि ये प्रॉब्लम है क्या, जब हम रिटायर होंगे तो हमारे साथ क्या होने वाला है। उसको समझने के बाद 2007-8 से लड़ाई शुरू हो गई। बढ़ते बढ़ते बहुत सारे लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, फिर आंदोलन बन गया। फिर हम लोग नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत करके पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन चलाने लगे। और आज तो मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ करके मैं सारे स्टेट्स विजिट कर चुका हूँ। और 2022 में इसी अभियान को लेकर के जो एक मैगज़ीन है आउटलुक मैगज़ीन, उसने मुझे 22 चेंज मेकर ऑफ इंडिया में से एक चेंज मेकर के तौर पे कवर पेज पर भी छापा कि कर्मचारियों के लिए पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात। तो ये सब होता गया, बस ऐसा ही जी। तो सर, इसका उद्देश्य क्या है? आप ओल्ड पेंशन मिशन के आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं और देश जा रहे हैं। आखिर ओल्ड पेंशन आपको मिल नहीं रही है, अभी आप एनपीएस से यूपीएस लगा दिया, तो आप इसको कैसे अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हो? क्या हम एनपीएस से ओपीएस की तरह किस तरह जा रहे हैं? यूपीएस का जो बीच में उन्होंने एक नया यूनिफाइड पेंशन स्कीम डाली है, आखिर इससे हमें क्या फायदा होने वाला है? जी जी जी, जैसा आप देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको कि ओपीएस जो शब्द आया, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, बेसिकली ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द है नहीं, टर्म है नहीं। जब एनपीएस आया तो हमने पहले वाले सिस्टम को ऑटोमेटिकली ओल्ड पेंशन स्कीम कहना शुरू कर दिया। तो ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है बेसिकली, जिसको हम ओपीएस के नाम से, मान लीजिए अगर सरकार अगर आज एनपीएस का नाम बदल करके ओल्ड पेंशन स्कीम कर दे, जैसा कि उसने यूपीएस कर दिया है, कुछ बदलाव के साथ वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के आ गई। सपोज दैट कि अगर यूपीएस नाम ना रख करके सरकार इसका नाम ओल्ड पेंशन स्कीम रख देती, तो क्या वो हमें स्वीकार्य हो जाती? नहीं होती, नहीं, क्योंकि अभी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें, और वैसे भी ये सरकार नाम बदलने में बहुत माहिर है। तो जाहिर सी बात है ये काम नहीं हो पाता। मुद्दा ये है कि ओपीएस में क्या था जो एनपीएस में नहीं था, जिसके लिए हम लोगों ने लड़ाई शुरू की। सबसे पहली बात है, क्लैरिटी नहीं थी।
एनपीएस में ग्रेच्युटी है कि नहीं है, क्लैरिटी नहीं थी। मेडिकल इंश्योरेंस है कि नहीं है, क्लैरिटी नहीं थी। ग्रुप इंश्योरेंस है कि नहीं है, क्लैरिटी नहीं थी। लीव इनकैशमेंट है कि नहीं है, क्लैरिटी नहीं थी। लड़ना शुरू किया तो धीरे धीरे ये क्लैरिटी हो गई कि सारी चीजें हैं सिवाय पेंशन को लेकर के। पेंशन जो है, पहले क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई भी 10 साल की नौकरी करके कभी भी रिटायर होता था। अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना है तो 20 साल की नौकरी चाहिए थी, और वैसे रिटायर हो रहा था जिसे हम आप 56J कहें, 56J1 जिसे कंपलसरी रिटायरमेंट है, या फिर सुपर एन्युएशन यानी 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट आपके डिपार्टमेंट में है तो 60 साल, 62 है तो 62 और 65 है तो 65। वहां पर जब भी आप रिटायर होते थे तो आपको लास्ट बेसिक सैलरी का आधा प्लस डीआर यानी डियरनेस रिलीफ एज पेंशन मिलता था। बीच में अगर मर गए तो भी यही रेशियो, लास्ट बेसिक जिस समय उसकी डेथ हुई तो उस समय का लास्ट बेसिक का आधा प्लस डीआर फैमिली पेंशन के तौर पे मिलता था। एनपीएस में ये सिस्टम खत्म कर दिया गया। एनपीएस में जो पेंशन सिस्टम, बाकी सारी चीजें हैं, ग्रेच्युटी भी है, लीव इनकैशमेंट भी है, मेडिकल सुविधा भी है और ग्रुप इंश्योरेंस भी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि वहां लास्ट आपकी सर्विस के अनुपात में, बेसिक सैलरी के अनुपात में पेंशन मिलती थी, यहां कॉर्पस बेस्ड पेंशन हो गई, यानी 10% आपका हर महीने कट रहा था, सरकार भी 10% डाल रही थी। उसमें क्या था, जिनकी लंबी नौकरी है, मान लीजिए 30 साल की, वो तो आज रिटायर हुआ ही नहीं अभी तक, करेक्ट, वो तो अभी 10 साल उसको बाकी है रिटायर होने में। लेकिन जो कम साल की नौकरी में आए, जैसे एक्स आर्मी वाले, या फिर कोई डेथ कंपेंसेटरी ग्राउंड पे लगा 40-45 साल में, या स्टेट्स में प्रॉब्लम आई क्योंकि वहां 40-45 साल तक लोग नौकरी में आते हैं आमतौर पर। दूसरी बात, कंट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉय था, डेली वेज वाला था या वर्क चार्ज वाला था, 10-15-20 साल नौकरी किया, उसके बाद उसको रेगुलर किया गया। उन कर्मचारियों के साथ ये दिक्कत शुरू हो गई क्योंकि उनको एनपीएस में जब शामिल किया गया तो महज नौकरी के 10 से 15 साल मिले और वो रिटायर होना शुरू हो गए। दूसरी बात, स्टेट्स में, बहुत सारे स्टेट्स में एनपीएस में शामिल तो कर लिया कर्मचारियों को, लेकिन उनका अंशदान कटौती किया ही नहीं कई साल तक। उनका नहीं कटौती किया तो सरकार ने अपना कटौती नहीं डाला तो कॉर्पस जीरो हो गया, वो रिटायर हुए तो पेंशन जीरो। दिस वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो अब क्या हुआ कि हम लोगों ने लड़ना शुरू किया। 1 अप्रैल 2019 से भारत सरकार ने सबसे पहले अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाया, 10 से 14 किया। फिर 30 मार्च 2021 को डेथ और डिसेबिलिटी के केस में, यानी किसी की डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है सेवा काल के दौरान, तो उसके परिवार को ओपीएस के इक्विवेलेंट पेंशन देने का प्रावधान किया। हम लोगों की लड़ाई चलती रही तो 6 अप्रैल 2023 आया जब भारत सरकार ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की एनपीएस को रिव्यू करने के लिए। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई। 24 अगस्त 2024 को उस कमेटी की रिपोर्ट आ गई और उन्होंने एक नया शगुफा कह लीजिए या नया बिल कह लीजिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च कर दिया। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कुछ कमियां हैं, कुछ हैं मेजर कमियां, तो उनके लिए हम अभी भी, इसीलिए आज भी ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड कर रहे हैं। अभी सरकार ने 4 दिन पहले 18 जून को 2 चीजें क्लियर की। उन्होंने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सेम टू सेम ग्रेच्युटी मिलेगी, ठीक है, स्वागत करते हैं। फिर उन्होंने उसी दिन कहा कि इसके अलावा अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को भी ऑप्ट करने के बाद रिटायरमेंट से पहले किसी की डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है तो भी उसे ओल्ड पेंशन के इक्विवेलेंट पेंशन मिलेगी, फैमिली अब सिक्योर है। तो यहां तक ठीक है। अभी जो उन्होंने कहा यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो प्रावधान किए उसमें थोड़ी सी अभी और कमी है। पहली बात तो यह है कि कोई आज ये तय नहीं कर सकता कि 20 साल के बाद जब वो रिटायर होगा तो उसके लिए एनपीएस ज्यादा बेहतर होगी या फिर यूपीएस, ये तय करना थोड़ा मुश्किल है। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम, मैं ये जरूर कहूंगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम का दरवाजा है। दरवाजा कैसे है मैं ये समझाता हूं, दरवाजा है कैसे। एनपीएस में कॉर्पस बेस्ड पेंशन थी, रिटायरमेंट तक जितना पैसा इकट्ठा हुआ उसके हिसाब से पेंशन, यानी अगर मान लीजिए 1 करोड़ रुपए आपने इकट्ठा किए तो 1 करोड़ में से 60 लाख आप निकाल सकते हो, 40 लाख बचा, वो उससे आपको एन्युटी खरीदनी है। 40 लाख की जब आप एन्युटी खरीदोगे तो 20,000 रुपए महीना पेंशन बनेगी 40 लाख पर। आप जब नहीं रह जाएंगे आपकी पत्नी को भी 20,000 मिलेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। वो भी जब नहीं रह जाएगी तो वो जो 40 लाख की जो आपने एन्युटी खरीदी थी वो 40 लाख आपके परिवार को मिल जाएंगे। ये एनपीएस था। एनपीएस में इसका मतलब ये हुआ कि जितना पैसा आपका कटा, जो पैसा सरकार ने डाला, पैसा सारा आपका है,
लेकिन अब लास्ट बेसिक सैलरी के अनुपात में पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, ना ही उसमें डीआर है, वो फिक्स हो गई। ये मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, मैं ये जानना चाहूंगा कि एनपीएस 1 जनवरी 2004 से शुरू हुआ था जी, और उसमें बदलाव आपने कहा 2019 में हुआ, फिर उसके बाद बदलाव हुआ। बहुत सारे केंद्रीय कर्मचारी हैं 2004 से 2025 के बीच में या 20 के बाद रिटायर्ड हुए होंगे, या कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जेएसयू जवान रिटायर हुए होंगे। उनका क्या एक्सपीरियंस है कि मैं रिटायरमेंट के बाद जो मुझे पेंशन मिल रही उससे मैं सेटिस्फाइड हूं, या जो पेंशनरी बेनिफिट मुझे मिले उससे मैं ठीक हूं, फिर मैं आगे यूपीएस की तरफ बढ़ूं? जी जी, नहीं, सेटिस्फाई इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि जो लोग 2004 से एंट्री हुए सर्विसेज में, तो वो 2025 से पहले पहले रिटायर हो गए। अब आप देखिए अभी 21 साल हो पाया है टोटल, यानी उनका रिटायरमेंट 21 साल की नौकरी के अंदर हो गया। तो जाहिर सी बात है कोई 1 जनवरी 2004 को लगा होगा तो मैक्सिमम 21 साल की नौकरी होगी, यानी जो लोग रिटायर हुए वो 15 साल के आसपास हो गए। अब 15 साल में कॉर्पस, मैं अपने एग्जांपल से आपको समझाता हूं, मुझे 17 साल हो गया। 17 साल में मैं 76,500 की बेसिक सैलरी पे हूं। जैसा मैं आपको अपने एग्जांपल से समझाता हूं, अगर मैं 43 इयर्स की नौकरी में बाकी लोगों की तरह अगर आता या रेगुलर किया जाता तो आज की डेट में मैं 60 साल का होता और रिटायर हो जाता। अभी मैं 8वें लेवल पर हूं, अभी मेरा जो बेसिक सैलरी है वो 76,500 है और मेरे पास जो टोटल कॉर्पस है वो 48 लाख रुपए है। तो अब आप देखिए कि एनपीएस में मुझे क्या मिलता। 48 लाख रुपए का आज मुझे वो 60% देते, यानी लगभग 29 लाख रुपए, ये मुझे कैश इन हैंड मिलता। अब अगर मैं 48 लाख में से 29 लाख रुपए निकाल देता हूं तो बचता है 19 लाख रुपए। उस पर पेंशन बनती, उस पर मैं पेंशन करवाता तो पेंशन बनती लगभग 9,500 रुपए। उसका 50% आपको पेंशन मिलती। मतलब जो 19 लाख में इन्वेस्ट करता तो उसका 9,500 पेंशन आज की डेट में मुझे मिलती। उस पर महंगाई वगैरह कुछ नहीं। अब देखिए अगर मैं ओपीएस में रिटायर होता तो ओपीएस में रिटायर होता तो 48 लाख रुपए में से जो मेरा हिस्सा है वो तकरीबन 19 लाख रुपए है, क्योंकि वो भी तो 7% कटता, 8% कटता, 10% कटता, तो मेरा पैसा भी जो कटता वो करीब करीब 20 लाख होता। यानी इस 48 लाख रुपए में से 20 लाख तो मेरा ही है, खुद का है, तो वो तो मुझे मिल ही जाता। प्लस जो मुझे पेंशन मिलती लास्ट पेड राउंड की, जी, वो पेंशन मिलती मुझे 38,250 रुपए बेसिक प्लस डीए। अगर हम डीए भी मिला दें तो ये हो गया आज की डेट में 59,287 रुपए, यानी 60,000 रुपए मुझे ओल्ड पेंशन के तौर पर मुझे मिलते और 20 लाख कैश भी मिलता। ये डिफरेंस है एनपीएस वर्सेस ओपीएस में। अब मैं बात करता हूं कि अब मुझे सरकार ले आई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस। अगर मैं आज रिटायर हो जाता यूपीएस में तो यूपीएस में मैं बताता हूं सरकार मुझे कितना देती, 76,500, और इसका मैं गुणा करता हूं 1.55 जो डीआर है, इसको भाग कर देता हूं 10 से, और मेरी नौकरी हो गई 17 साल की तो इसको मैं 34 से गुणा कर देता, यानी वो मुझे 4 लाख रुपए कैश इन हैंड देते आज की डेट में यूपीएस में। अगर मैं यूपीएस लेता तो आज मुझे 4 लाख रुपए मिलता बजाय 20 लाख के, यानी 16 लाख रुपए मेरा उन्होंने छीन लिया। यानी 4 लाख ये सरकारी आपका जमा हुआ पैसा, मेरा तो 20 लाख जमा हुआ उसमें। 48 लाख में से मेरा कितना है 20 लाख सरकार, बाकी 24 लाख 28 लाख किसका है, सरकार का। सरकार अपना पैसा ले जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा जो 20 लाख है उसमें से हमें वो 4 लाख देगी। अब जो 16 लाख सरकार ने ले लिए तो जो 16 लाख सरकार ले लेगी उस पर पेंशन कितनी देगी इसको समझ लीजिए। 76,500 का अब मुझे देगी 17 साल की नौकरी पर 34%, यानी 26,000 बेसिक मुझे पेंशन देगी, प्लस डीआर देगी, यानी 40,000 रुपए मुझे महीना वो पेंशन देंगे। कब से देगी? यूपीएस में, जिस दिन मैं रिटायर होऊंगा। आज अगर रिटायर होता हूं आज से मुझे 40,315 रुपए की पेंशन प्लस 4 लाख रुपए कैश इन हैंड। तो एज आपकी सपोज करो 45 है, नहीं अगर 45 है तो मैं भी 15 साल के बाद रिटायर होऊंगा। एक मिनट देख लेते हैं कौन है इस पे जैसा। तो अब मैं बात करता हूं आगे की। अगर मैं रिटायरमेंट तक जाता हूं, रिटायरमेंट तक मेरी 34 साल की नौकरी है, यानी यूपीएस में मुझे 50% पेंशन की वो गारंटी देंगे, लेकिन कब देंगे, जब मेरा अंशदान वो ले लेंगे। मेरे अंशदान में से वो केवल लमसम अमाउंट देंगे। लमसम अमाउंट क्या होगा, जो लास्ट बेसिक सैलरी होगा उसमें डीए जोड़ दीजिए, उस समय का डीए जोड़ देंगे तो जो भी बना, मान लीजिए जितना भी बना, एक अनुमान के तहत लास्ट जब मेरा रिटायरमेंट होगा तो उस समय मेरी जो बेसिक सैलरी होगी वो 3,40,000 होगी। अब हम उस हिसाब से देख लेते हैं 3,40,000
और उस समय 28% डीए हमने कैलकुलेट किया है, वो 4,35,000 हो गया। इसका जब हम 10% निकालेंगे यानी 43,520 प्लस 34 दूना 68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 30 लाख रुपए वो मुझे देंगे 2043 में। वो मुझे 30 लाख रुपए देंगे, और कि ओपीएस में लास्ट बेसिक सैलरी का आधा देते थे और इसमें लास्ट 12 महीने के एवरेज का 12 महीने तो 1,000 का 1-2,000 का वहां भी अंतर आएगा। अब देखिए, देखा जाए बेसिकली तो उस समय तकरीबन 3,52,लाख रुपए टोटल एनपीएस में इकट्ठा होगा। अगर हमें हमारा पैसा वो वापिस करें तो इसमें हमारा पैसा है 40%। तो हमारा पैसा 40% का मतलब 1,40,00,000 हमारा हुआ, और वो हमें देंगे कितना? 30 लाख, यानी 1,10,00,000 रुपए वो हमारे इसके एवज में छीन लेंगे। अब अगर हमें ये 1,10,00,000 रुपए चाहिए, सपोज दैट अगर हम ये सारा पैसा निकाल लें, सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ये व्यवस्था की है कि आप चाहो तो अपना कार्पस ही नहीं बल्कि 60% तक निकाल लो टोटल में। आपने 40% है उसको 60% तक आप निकाल सकते। हाँ, मतलब जैसे ऐसे समझिए, नहीं ऐसे समझिए कि जब आप यूपीएस में जाएंगे तो 3,52,00,000 की जगह ये पैसा बनेगा 83% केवल, यानी 2,92,00,000 बनेगा, 3 करोड़ से भी थोड़ा सा कम। हम मोटा मोटा अगर इसको 3 करोड़ मान लेते हैं तो इसका 60% आप यूपीएस में भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो जो 50% पेंशन बननी चाहिए वो कम बनेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि कितना आप निकालो और कितना हमारा नुकसान है। अगर हम ओपीएस से तुलना करें तो अपना कंट्रीब्यूशन आप 40% वहां से निकाल लो, क्योंकि लमसम अमाउंट के रूप में आपको 10% दे दिया उसने। जब आप लमसम अमाउंट रिटायरमेंट पर पहुंचेंगे तो लमसम के रूप में जो वो अमाउंट देंगे वो आपके टोटल कार्पस का 10% होगा ही होगा, यानी आप 40% अगर और निकाल लो तो आपका पूरा हिस्सा जीपीएफ की तरह बाहर निकला है। अब ऐसे केस में जब आप जीपीएफ की तरह अपना हिस्सा बाहर निकाल लोगे तो जो पेंशन आपकी 50% लास्ट बेसिक का या एवरेज का जो 50% बननी चाहिए वो 50 ना बन के 30% बनेगी प्लस डीआर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अभी भी 20% का हमारा नुकसान है। तो हमारी लड़ाई अब कितनी की रह गई? 20%, यानी हम ओपीएस के दरवाजे से कितनी दूर रह गए? 20%, यानी 80% हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को एक्वायर कर लिया है। दोस्तों यही मैं आपसे थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहता हूं। जैसे इन्होंने कहा है कि जो हमारा मिशन है ओल्ड पेंशन स्कीम का, लगभग हम 20 कदम दूर रह गए हैं। यानी जैसे आप सिक्योर पेंशन ले रहे थे, सिक्योर ग्रेच्युटी ले रहे थे, सब कुछ चीजें थी जिसको हम ओल्ड पेंशन स्कीम बोल रहे थे, और यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम सिर्फ 20 कदम दूर है। और हमारी इस 20 कदम की मंजिल को पूरा करने के लिए ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी, ताकि जितने केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, इस चीज को समझ सकें। आज भी यदि कोई रिटायर हो रहा है तो उनको समझने के लिए उन्होंने एक खुला मंच तैयार किया है कि आपने एनपीएससी यूपीएस में जाना है। अब यूपीएस की से लड़ाई, यूपीएस की उनकी कहां तक पहुंची, ये सारी चीजें उन्होंने क्लियर कर दी हैं सर जी। तो मैं ये कहूंगा कि सरकार को भी हमने पिछली बार भी 24 फरवरी की मीटिंग में भी हमने ये एजेंडा रखा था, अगर आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सर्वाइवल देखना चाहते हैं कि वो जिंदा रहे, तो हमारे कर्मचारियों को आप ये बोलिए कि वो जैसे चल रहे हैं चलने दीजिए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प आ गया है, रिटायरमेंट के महीने में उनसे आप ऑप्शन ले लीजिए। गुड। और सबसे बड़ी बात है, उस समय जैसे मान लीजिए आज अगर किसी ने यूपीएस ले लिया कि तो वो यूपीएस से फिर एनपीएस में दोबारा स्विच नहीं कर पाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कोई आदमी 34 साल की नौकरी करके रिटायर हुआ और उसने यूपीएस ले रखा है पहले से ही। अब उसको लगता है कि उसका कॉर्पस इतना बड़ा इकट्ठा हो गया कि सरकार वाले अंशदान से कम 12 साल तक यूपीएस के बराबर पेंशन दी जा सकती है। अगर वो 12 साल के अंदर मर गया तो उसका नुकसान है यूपीएस में। तो ये प्रॉब्लम है, हम इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सरकार से भी हमारी बार, आपके चैनल के माध्यम से भी हमारी अपील है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक सरकार का बढ़िया कदम है। हालांकि ओपीएस के बराबर अभी नहीं पहुंचे हैं हम, ओपीएस में जो फायदे थे वो अभी भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नहीं, लेकिन मैं ये मानूंगा कि एनपीएस से कुछ हद तक बेहतर हुआ है, लेकिन अनसर्टेनिटी के साथ में। आज आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम में हमसे ऑप्ट करने के लिए मत कहिए। आपने चूंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प आप ले आए हैं, तो आप हमें रिटायरमेंट वाले महीने में या 1 महीना पहले हमें यह तय करने दीजिए, क्योंकि आज कोई नहीं जानता कि वो रिटायरमेंट तक भी जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा।
और रिटायरमेंट के बाद कितने साल जिंदा रहेगा, ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस में सबसे बड़ा वॉलंटरी रिटायरमेंट ले पाएंगे। चलो ठीक है, आपने 20 को बढ़ा करके 25 कर दिया। पहला इशू ये है कि आप पैरामिलिट्रीज के लिए 20 ही रखिए, उनकी नौकरियां बहुत कठिन है। उनका 40 साल की उम्र में आते आते वो मतलब जो है उनका जो रेशियो है, बॉडी का जो फिनोमिना है, वो बहुत कुछ बदल जाता है। तो एक तो पैरामिलिट्रीज के लिए हमें भले मत दीजिए आप, लेकिन पैरामिलिट्रीज के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट 20 साल से शुरू करिए। और जिस दिन से, चाहे वो सिविलियंस हो चाहे वो पैरामिलिट्रियंस हो, सबके लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन देना स्टार्ट करिए। क्योंकि आपके पास ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है कि आप कह रहे हो कि 25 साल पे वॉलंटरी रिटायरमेंट लोगे और 10 से 15 साल तक इंतजार करोगे, तो वो इंजेक्शन लगा दोगे, 10 से 15 साल वो जिंदा रहेगा बिना कुछ खाए पिए। बिल्कुल दोस्तों, सही कहा है कि लाइफ एक अनप्रिडिक्टेबल है और इसमें आप ये इंश्योर नहीं कर सकते कि आप रिटायरमेंट के बाद 15 साल जिंदा रहोगे या नहीं रहोगे। ये अनसर्टिनिटी वाली जो स्थिति आपने पैदा की है और उसको खत्म की जाए। और ऑप्शन के लिए कितनी बढ़िया बात कही कि हमें पहले से नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, तो जब हम रिटायर हो रहे हैं तो लास्ट मंथ में हमें ऑप्शन दिया जाए कि हमने यूपीएस ऑप्ट करना या एनपीएस के सिस्टम में रहना। यानी किसी न किसी तरीके से सरकार को ऐसा एक चीज ग्राउंड तैयार करना होगा कि लोग आसानी से समझें और लोगों को यानी कर्मचारियों को फायदा हो। बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, उनकी जिंदगी का पल का भरोसा नहीं है, 24 घंटे उनकी लाइफ इस तरीके से रहती है। तो आप ये सरकार को सोचना होगा और ये बहुत बढ़िया बातें कही। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इनका नंबर मैं नीचे फ्लैश कर रहा हूं, बहुत सारे फेसबुक लाइव करते हैं, बहुत सारा एक्स पर इनका अकाउंट है। जरा आप अपने सवाल करिए, बहुत गंभीरता से, सटीकता से, कैलकुलेशन के साथ आपको वो सेटिस्फाइड कराएंगे।